इसलिए संवाद करना पड़ रहा है क्योंकि दिन भर हजारों कार्यकर्ताओं के, हजारों वो भाई बहन जो मुझसे हृदय से बहुत प्यार करते हैं और इस पूरे अनुष्ठान से जो हृदय से आत्मा से जुड़े हुए हुए, उसके लिए मैं प्रथम तो ये कहना चाहूंगा कि पूरे अरुणाचल के लोगों के हृदय में अपनी मातृभूमि के प्रति, अपने देश के प्रति अनन्य प्रेम है। हर एक अरुणाचल वासी अपने आप को सच्चा हिंदुस्तानी मानता है और मैंने उसको महसूस किया है ईटानगर के शिविर से लेकर के। और फिर मैं तवांग स्वयं गया, पासीघाट में भी मैंने देखा, इतनी भयंकर सर्दी के बावजूद, इतनी तेज हवाओं के बावजूद वहां पर जो लोगों के भीतर आस्था, जो उत्साह मैंने देखा वह अद्भुत था। और इस पूरे शिविर के दौरान जो कुछ घटित हुआ उससे भारतीय राजनीति एक बार फिर से शर्मसार होती है कि संविधान की शपथ खाने वाला एक व्यक्ति, जिसको हमारी देश की राजनीतिक व्यवस्था एक लोकसभा के सदस्य के रूप में मान्यता देती है, लोग उसको वोट दे करके संसद बना देते हैं और वह किसी अपने देश को, वह अपने देश के किसी सन्यासी को वो किस नजरिए से देखता है, उससे हैरत जरूर होती है। मेरी जिंदगी में ये पहली बार मैंने देखा कि एक एमपी स्तर का व्यक्ति जो है एक अपने देश के सन्यासी को, एक साधु को, एक फकीर को, जिसके हृदय में अपने वतन के लिए प्यार है, उसको यू आर ब्लडी इंडियन एंड, यानी एक बार नहीं कम से कम दसियों बार जो है सब एक जो शब्द कहते हुए भी हमको बेशर्मी महसूस होती है, चाहे वो जो है डॉग है या कुत्ता है। ये शब्द तो हमने कभी अंग्रेजों के मुख से सुने थे, तो हमको लगता है कि बार बार मैं जिस बात को कहता रहा कि हमारी सत्ता तो बदल गई है, शासन तो बदल गए हैं, लेकिन हमारी नीतियां, हमारी नीयत नहीं बदली है। और इस तरह से ये बात, मैं तो जब वहां पर एमपी साहिबान और उनके मित्रों ने, जब कई उनके एक दो सहयोगियों ने जब कई बार कुत्ता कहा, तो मैंने एक ही उत्तर दिया, जिन लोगों को मैं एक इंसान के रूप में और मैं कुत्ता दिखाई देता हूं, उन लोगों के लिए मैं क्या कहूं। मैं एक इंसान होते हुए जिनको कुत्ता दिखाई देता हूं, उन लोगों को देश का दिखता होगा। तो मात्र ये लोकतंत्र ही शर्मसार नहीं होता, ये एक देश की राजनीति पर ही कलंक नहीं। माने इस तरह के लोग जिनको यही शुद्ध बुद्ध नहीं है कि तुम क्या कह रहे हो। और मैं इस पूरे मामले को तुल नहीं देना चाहता, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि हम सब लोगों को अब जागना पड़ेगा। जिस तरह से मैं अपने वतन को अपनी आंखों के सामने लुटता देखता हूं, बर्बाद होता देखता हूं, और वही पीड़ा मुझे हर दिन 18-18, 20-20 घंटा काम कराती है। और मैं अभी एक दिन पहले की बात है, लखीमपुर में 2 बजे पहुंचता हूं रात को, तवांग से आया मैं, और तवांग से लखीमपुर पहुंचते पहुंचते मुझे रात को 2 बज जाते हैं। फिर मैं सुबह 3:30 बजे उठ जाता हूं क्योंकि मेरे मन का एक संकल्प है कि मुझे वक्त से पहले अपने कार्यक्रम में पहुंचना है। और करोड़ों लोग
जो आस्था के माध्यम से वे इंतजार कर रहे होते हैं, और हजारों लाखों लोग जो मेरे लिए सुबह 2-3 बजे जाग करके आते हैं, मुझे उनके साथ न्याय करना है और अपने कर्तव्य को पूरा निभाना है। मात्र ये योग सिखाने की बात नहीं, माना कि योग सिखाना मेरा बहुत बड़ा ध्येय है। मैं ऐसा मानता हूं जिस दिन मेरे भारत का प्रत्येक बच्चा योग करने लग जाएगा, उस दिन उसका शरीर रूपांतरित होगा, उसके का मन बदलेगा, उसके विचार बदलेंगे, उसके चिंतन बदलेंगे, उसके संस्कार बदलेंगे, उसका स्वभाव बदलेगा, उसका पूरा जीवन रूपांतरित होगा। और वो हो रहा है और हमने किया है। आज तक 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष रूप से योग सिखा करके, और आस्था के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से और जीत नेटवर्क के माध्यम से दुनिया के 200 से ज्यादा देशों के 100 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस योग को अपने जीवन में अपनाया, और उसके द्वारा करोड़ों लोगों के जीवन परिवर्तित हुए। और देश और ये दुनिया डिजीज, ड्रग, वायलेंस, इग्नोरेंस, करप्शन, ब्लैक मनी एंड करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम से मुक्त हो। और उसमें भी सबसे पहले मैं यदि अपने वतन की बात करूं, हमारे देश में करीब 10 लाख करोड़ रुपए के लोग दवा खाते हैं। 10 लाख करोड़ रुपए करीब बीड़ी सिगरेट शराब नशों में बर्बाद कर देते। करीब 5 लाख करोड़ रुपए विदेशी अपने देश का हर वर्ष लूट के लेके जाते। ये करीब 25 लाख करोड़ रुपए की तो लूट हुई। फिर नक्सलवाद और माओवाद की हिंसा के नाम पर हमारे देश में गृह युद्ध हो रहा है। हमारे नक्सलवादी या माओवादी जिनको हम बोलते हैं, वो किनको मार रहे हैं? अपने ही तो भाई। क्या वो पुलिस वाले का क्या दोष है? पुलिस वाले को तो एक शासन व्यवस्था, राज्य सरकार पुलिस वालों को, केंद्र सरकार सीआरपीएफ वालों को या बीएसएफ वालों को या हमारी आर्मी को, फोर्सेस को जहां नियुक्त करेगी वो तो लग जाएंगे। दोष पुलिस वाले का नहीं है। दोष किसी आईएएस आईपीएस ऑफिसर का, कमिश्नर का नहीं है। दोष किसी सीआरपीएफ वाले का नहीं है। सीआरपीएफ वाला भी हमारे देश का भाई है, पुलिस वाला भी हमारे देश का भाई है। और नक्सलवादी जो माओवादी बना है वो भी इसी वतन की मिट्टी में पैदा हुआ है। वो कोई देश का दुश्मन नहीं है, वो कोई पाकिस्तानी नहीं है, वो कोई बांग्लादेशी नहीं है, वो कहीं चीन से नहीं आया है, वो हिंदुस्तानी है। जो नक्सलवादी माओवादी बना है वो हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानी एक दूसरे को मार रहे। ये कत्लेआम जो हो रहा है, ये गृह युद्ध की स्थिति बन गई। आखिर क्यों हुआ ऐसा? मैं बात ही कहना चाह रहा हूं कि आखिर मेरा देश रोग से, नशा से, हिंसा से कब तक बर्बाद होता रहेगा? विदेशी कंपनियों के द्वारा कब तक लूटता रहेगा? अब तो सब कुछ चेंज करने की आवश्यकता है। और हमारे देश में शक्ति कम नहीं। तो मैं कह रहा हूं कि आज मुझे कोई ब्लड इंडियन बोलता है या मुझे डॉग बोलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने तो आप सबको हमेशा सिखाया है कि जब मैं इंसान हूं और मुझे कोई कुत्ता कहता है तो इससे फर्क क्या पड़ता है मुझे। मैंने तो बड़े विनोद में कहा कि भगवान ने मुझे इंसान के रूप में पैदा किया है और मुझे भगवान ने अपना संदेशवाहक बना करके इस धरती पर भेजा है। तो मैं इंसान होते हुए जिनको कुत्ता दिखाई देता हूं, उन लोगों को देश का दिखता होगा। मैंने तो इसको बड़े विनोद के साथ लिया, लेकिन मुझे पता है कि यह बात यदि हम उसको लोकतांत्रिक व्यवस्था की दृष्टि से देखें, संवैधानिक दृष्टि से देखें, तो यह हमारी देश की राजनीति पर कलंक है। ये एक हमारी आजादी पर कुठाराघात है। ये देश का अपमान है कि आज यदि पहली बात तो यह है कि कोई पाकिस्तानी या कोई और दूसरे मुल्क का नागरिक, चाहे वो ब्रिटेन हो या अमेरिका हो या चीन, जो आज हमारा एक मित्र देश नहीं रह गया है, या पाकिस्तानी नागरिक भी क्यों ना हो, वो भी हमें आज ब्लडी इंडियन कहकर के नहीं बोल सकता। मैं यहां पर कोई ज्यादा कठोर बात नहीं कहना चाहता हूं। मुझे तो
कुछ बात मेरे दिल में आ रही है, लेकिन मैं उसको जुबान पर नहीं लाना चाहता। जिस तरह से इस देश की इस घटिया राजनीति, जो विचार बन गए हैं और जो एक गुरूर आ गया है कि देश को लूटना, इसको बर्बाद करना और इसके देशवासियों का अपमान करना, यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जिन लोगों ने मान लिया है। जिस तरह से राजनीति निरंकुश हो गई, मूल्यहीन हो गया, आदर्श नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। माना कि कुछ राजनेता जरूर अच्छे हैं और हम उनको ताकत देना चाहते हैं, मैंने प्रथम भी कहा है और आज भी कह रहा हूं, और वो सभी पार्टियों में भी है। और एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनानी पड़ेगी आखिर इस देश के लिए, उसके ऊपर मैं वापस आता हूं। लेकिन आपको यह कहता हुआ कि किसी के मन में गलतफहमी ना हो कि अरुणाचल के लोग देशद्रोही होते हैं या अरुणाचल के लोगों में कहीं अलगाववाद की आवाज है, ऐसा 1% भी नहीं है। पूर्वांचल का सबसे शांत प्रदेश अरुणाचल है, जिसने कभी भी देश के प्रति बगावत के स्वर नहीं बोले, बल्कि केंद्र सरकार को देर हो जाती चीन का जवाब देने में। जब भी तवांग के ऊपर या अरुणाचल के ऊपर कोई चीन टिप्पणी करता है तो सबसे पहले अरुणाचल के नागरिक कहते हैं हम हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी रहेंगे। जब तक एक भी अरुणाचल का नागरिक बाकी रहेगा, जब तक एक भी अरुणाचल का बच्चा जिंदा है, तब तक चीन उसके ऊपर अधिकार नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे सिर फिरे लोग, मैंने एक बात ये कही कि ये बात जो है मात्र, मैंने कहा मैं तो एक फकीर हूं, मैंने तो बचपन से ही जो है 15 साल की उम्र से ही गालियां सुनी और आज तक की जिंदगी में मैं अपमानों के बीच, विरोधों के बीच, अवरोधों के बीच मैं तो अपने कार्यकर्ताओं को सिखाता हूं, अपमान, उपेक्षा, विरोध, इससे विचलित नहीं होना है। और विरोध तो मेरी ताकत है। जब जब मेरा विरोध हुआ है, जब जब मैं ये अपने साथ में न जोड़ करके, मैं तो कहता हूं जब जब सत्य का विरोध हुआ है, तब तब वो सत्य मुखरित हुआ है पूरी प्रखरता के साथ, अपने औज और तेज के साथ। तो बात जो है विरोध की नहीं है, विरोध तो हमारी ताकत है। लेकिन बात यह है कि आखिर आज हमने इस वतन को नहीं संभाला तो कल देश के हालात बहुत खराब होंगे। तो आज हमको एक पूरी दृढ़ता के साथ, मैं तो कहता हूं जब जब कोई ऐसा विरोध होता है तब हमको और ज्यादा ताकत के साथ, जैसे आज मैं 24 घंटा एक ही संकल्प के साथ जीता हूं, मुझे एक दिन भी नहीं बैठना। एक दिन तो बहुत लंबा होता है, एक क्षण भी नहीं विराम करना है, बिना विश्राम के, बिना रेस्ट के, बिना किसी इंटरेस्ट के। आज मैं 365 दिन काम करता हूं। मैं तो लोग विनोद में भी इसको कई बार कहता हूं, विदाउट एनी रेस्ट, विदाउट सैलरी, विदाउट एनी इंटरेस्ट, आई एम वर्किंग 24/7। ये उन लोगों के लिए जिन लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि काम तो हम कर रहे हैं। मैं संन्यास कोई भागने के लिए नहीं लिया, मेरा संन्यास पलायनवादी नहीं है, और मेरा धर्म है, मेरी संस्कृति, मेरी सभ्यता और मेरे पूर्वजों का आदर्श और वेदों के आदेश मुझे कभी भी पलायन नहीं सिखाते। अपितु अपने देश, धर्म और संस्कृति के लिए जीना, और यदि देश, धर्म और संस्कृति के लिए मरना भी पड़े तो उसके लिए अपना बलिदान, अपनी शहादत, अपनी कुर्बानी देना। मैं तो हमेशा कहता हूं कि मैं देश के लिए जीता हूं, एक साधक की तरह, एक योगी की तरह, लेकिन एक योद्धा और एक सैनिक की तरह। यदि देश को मेरी जरूरत पड़ती है तो मैं एक सन्यासी होते हुए भी देश की सेवाओं पर लड़ सकता हूं। ये इसलिए नहीं कि मेरा फिटनेस लेवल अच्छा है, ये मैं अपने दिल का संकल्प हमेशा बोलता हूं। बात इतनी सी है कि जब मैं एक संकल्प लेकर के 24 घंटा उसी संकल्प में जीता और 365 दिन काम करता हूं। अब यह जो 2 वर्ष की यात्रा है, करीब 2 लाख किलोमीटर की है। अभी करीब 15 स्टेट मेरे पूरे हो चुके हैं, और इन 15-16 स्टेट से होते हुए आज गुजरात, राजस्थान, फिर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, और उसके बाद में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और पूरा पश्चिम बंगाल और यह असम, मेघालय और अरुणाचल होते हुए मैं आज करीब 50,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुका हूं। आज कोई व्यक्ति यदि 500 किलोमीटर चलता है तो 2 दिन तक तो वो जो आराम करता है, 500 किलोमीटर चलिए कमर दुख रही है। आज भी अभी मैं 200 किलोमीटर से ज्यादा चल करके आया हूं। हर दिन
250 से 500 किलोमीटर एवरेज चलता हूं। बीच बीच में लंबी यात्राएं हो जाती हैं, किसी किसी दिन 700 किलोमीटर 1000 किलोमीटर की भी यात्रा होती है। लेकिन मैंने एक संकल्प लिया है कि मुझे रुकना नहीं, मुझे झुकना नहीं। मैंने हमेशा जो दूसरों से कहा उसका खुद पालन किया है कि जब तक दम में दम है बेदम नहीं होना। बिना किसी विरोध की परवाह किए अपने ध्येय पर आगे बढ़ना है और हमें अपनी मंजिल पानी है और हम पाएंगे। और इस देश की इस पूरी दुर्दशा को हम खत्म करके एक नया भारत हम बनाएंगे तो बनाएंगे। तो मैं कह रहा था, अब ना किसी को विचलित होने की आवश्यकता और ना किसी को मात्र आकर्षित होने की आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने ध्येय को कितना जल्दी पूरा कर सकते हैं। और मेरे सामने जब मैं अपने वतन को देखता हूं तो मैं कहता हूं कि मेरे लिए एक एक दिन बहुत कीमती है और एक एक दिन जिस तरह से मेरा वतन लुट रहा है, बर्बाद हो रहा है, गर्त में जा रहा है, उससे हृदय को एक बहुत गहरी वेदना होती है। तो ये ठीक है कि ये हमारी ये 2 लाख किलोमीटर की यात्रा ये तो पूरी होगी, देश जगेगा और अब तो जाग चुका है। और 27 फरवरी को एक राष्ट्रव्यापी विरोध पूरे देश के हर एक तहसील के अंदर, हमने कहा अपने कार्यकर्ताओं से, जाओ पदयात्राएं करो और माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपो। हमने पूरे देश में जो हस्ताक्षर अभियान शुरू किया हुआ है, आज तक हमारे कार्यकर्ता करोड़ों लोगों के पास जा चुके हैं। 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के हमें हस्ताक्षर लेने भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ। ये बहुत बड़ी बात है। तो अब मैं अंत में अपनी बात को समेटता हुआ वापस मूल मुद्दों पर आता हूं कि आखिर ये विरोध, आखिर ये मात्र ये कोई अपमान की बात नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरी साजिश जिन लोगों के भीतर पनप रही है, ये तो उसका एक छोटा सा नमूना है। बात यह है कि अब हमको ये तय करना है कि किसी भी कीमत पर इस वतन को अब बचाना पड़ेगा। और यदि हमने आज वतन को नहीं बचाया तो फिर कभी नहीं बच पाएगा। सदियों के बाद एक बहुत अच्छा वातावरण तैयार होता है पूरे राष्ट्र में। आज मैं हर सभाओं में आते हैं सुबह से शाम तक, पूरा देश खड़ा हो चुका है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे बस किस दिशा में जाना है। जिस दिशा में प्रवाह से मैं आगे बढ़ रहा हूं बस उधर बढ़ा जा रहा हूं। कभी ये नहीं सोचा कि यहां मेरे कितने प्रशंसक हैं, कितने मेरे अनुयायी हैं, कितने मेरे चाहने वाले हैं। मैंने तो यही पाया, मैं जहां गया वहां सबको अपना ही चाहने वाला पाया। तो इस देश में सदियों के बाद अब ये, जिसको हम शेरविंद की भाषा में बोले तो ये भागवत मुहूर्त आया, जहां पर थोड़ा सा प्रयास करके हम इस देश को बहुत ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। तो अब मात्र जो है आक्रोश से बात नहीं बनेगी, मात्र अब जो है आलोचना से भी बात नहीं बनेगी। जितने अपराधी, भ्रष्ट, बेईमान, चोर और गद्दार, लुटेरे जिन्होंने इस भारत माता को नोच नोच के खाया, जितने वो अपराधी हैं, जितने अपराधी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि मैं तो गठबंधन धर्म से मजबूर हूं। उनके लिए राष्ट्र धर्म प्रथम नहीं रह गया, गठबंधन धर्म प्रथम है। गठबंधन धर्म के नाम पर अधर्म और लूट की छूट दी हुई है, यह सत्य है, इसको कोई नकार नहीं सकता। मैंने आज सुबह एक बात कही और उससे कुछ लोग शायद तिल मिलाए भी होंगे कि पूरे देश की करीब आधे से ज्यादा सरकारी और योजनाएं और पूरे देश के भवन, पूरे देश के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हवाई अड्डे से लेकर के आधे से ज्यादा देश एक परिवार के नाम हो गया। अभी परिवारवाद और वंशवाद पर कब तक देश चलता रहेगा? देश के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, जिन लोगों ने अपने शहादत बलिदान दिए, उनको क्या मिला? उनको मिला फांसी, उनको मिली बस जो
देश की आजादी के इतिहास को जानते हैं, उनको पता है कि 7 लाख से ज्यादा लोगों को किस तरह से बेरहमी बेदर्दी के साथ में अंग्रेजों ने कुचला, उनको कत्लेआम किया, उनका खून खराबा किया, रोड रोलर उनके ऊपर चलवाए, किसी को पेड़ों से लटका करके मरवाया, किसी को फांसियों के फंदों पर ऐसे ही लटका दिया। ये तो बहुत जो है दर्द भरी कहानी है इस वतन की। लेकिन मैं आपको एक बात ही कहना चाहता हूं, जो जिन लोगों ने बलिदान दिए, कुर्बानियां दी, उनको तो मिली मौत, और जिन लोगों ने अंग्रेजों के साथ सांठगांठ करके रखी थी, उनको मिली सत्ताएं, उनको मिली कुर्सियां। लेकिन चलो, जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब तो इस देश को हमें बचाना पड़ेगा। यह देश किसी की बपोती नहीं है, यह देश किसी एक व्यक्ति या किसी परिवार की धरोहर नहीं है। यह देश 120 करोड़ भारतीयों का देश है। और मैं बात जो कहना चाह रहा था, माननीय प्रधानमंत्री मजबूर हो सकते हैं वो अपनी सरकार चलाने के लिए, लेकिन मैं और आप मजबूर नहीं है। तो हमें मजबूती के साथ इस देश के को बचाने के लिए खड़ा होना पड़ेगा, और जिस दिन हम खड़े हो गए उस दिन हिंदुस्तान बचेगा। कोई दुनिया की ताकत इस मुल्क का, इस वतन का, इस मातृभूमि का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन इसके लिए एक जज्बा चाहिए, और वो ऐसा जोश, वो ऐसी आग जो कभी बुझे नहीं, वह एक अदम्य साहस, एक ऐसा उत्साह, एक दिल की ऐसी वेदना, एक ऐसी पीड़ा जो कभी मिटे नहीं। 24 घंटा जागता रहे संकल्प, तब आप जी पाएंगे। नहीं, आज मैं एक दिन के लिए भी, एक दिन के लिए मैं कहता हूं, एक क्षण के लिए भी आखिर क्यों नहीं बैठता। मुझे बस मेरे मन का वो विचार, मेरे भीतर की वो संकल्प की अग्नि 24 घंटे जागृत रखती है। मैं आज सुबह ही सोच रहा था कि मेरी तो जिंदगी का बस एक ही मकसद है, और मैं दाएं बाएं कभी कुछ सोचता ही नहीं। मैं तो बस एक ही सपना लेकर के हृदय में घूमता हूं कि कब मैं अपने देश को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में खड़ा कर दूं। तो मैं बात कह रहा था अब कि माना कि इस पूरे भारत स्वाभिमान आंदोलन के प्रति निष्ठा रखने वाले, श्रद्धा रखने वाले करोड़ों जो हमारे समर्थक हैं, प्रशंसक हैं, इस पूरी यात्रा में जो हमारे हमसफर हैं, हमराही हैं, इस पूरे अनुष्ठान के प्रति जो श्रद्धा रखने वाले लोग हैं, और 1 करोड़ के करीब तो हमारे कार्यकर्ता हैं। और हम आज एक बात और कह देना चाहते हैं कि अभी तो 27 तारीख का तो हमने मात्र आधा हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ जिले और दिल्ली के कार्यकर्ताओं को मुख्य रूप से संगठन की ओर से बुलाया है। बाकी स्वतः स्फूर्त इच्छा से देश के लाखों लोग आ रहे हैं, वो अलग है। संगठनात्मक दृष्टि से 23 मार्च को एक बड़ा कार्यक्रम रखा है। 27 फरवरी को भी कम से कम 1.5 से 2 लाख कम से कम लोग होंगे। लेकिन 27 फरवरी का कार्यक्रम तो एक आगाज होगी इस भ्रष्टाचार और भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ जो हमने खुली जंग छेड़ी है, उस धर्म युद्ध का, उस देवासुर संग्राम का वो तो एक प्रारंभ मात्र भर होगा। और उसके बाद जो 23 मार्च को लाखों लोग जो पूरे हिंदुस्तान से इस पाप का, इस अन्याय का, इस देश में जो इतिहास की सदी की सबसे बड़ी जो लूट हुई है उसका विरोध करने के लिए जो आएंगे, और उसके बाद जो देश में जलजल आएगा, मैं अभी उसको आज नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं इतनी बात जरूर कह देना चाहता हूं, क्योंकि आस्था के माध्यम से खाली मुझसे प्यार करने वाले या इस पूरे भारत स्वाभिमान आंदोलन से जुड़े हुए कार्यकर्ता और करोड़ों वो गुरुनिष्ठ, योगनिष्ठ, राष्ट्रनिष्ठ वो भाई बहनों का एक प्रश्न नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ी बात है। और कुछ आलोचक भी सुन रहे होंगे, और मैं तो कहता हूं सुनना चाहिए, अच्छी बात है, और उनको भी सुधरना चाहिए। हमारा तो यही थे, शुद्धिकरण हो सबका। लेकिन मैं खास बात ही कहना चाहता हूं कि ये 2011 बहुत बड़ा परिवर्तन का वक्त होगा, और वह परिवर्तन होगा जो कभी शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। एक बार संकेत भरमा किया था दिल्ली में कि मिस्र की क्रांति तो बहुत अदनी सी है, बौनी सी है। भारत में महासंग्राम, महाक्रांति
ये महायुद्ध होगा और इस धर्म युद्ध में, इस देवासुर संग्राम में सारी आसुरी शक्तियां परास्त होंगी और होना ही चाहिए उनको। मैं अब दूसरी बात ये कह रहा हूं, आखिर इस देश को लूटने वाले कितने लोग हैं? कुछ चंद लोगों ने इस देश को गुलाम बनाया हुआ है। कुछ चंद लोग भारत माता को नोच नोच के खा रहे हैं और हम देखते रहे। ये तमाशबीन बनकर के ये ठीक नहीं होगा। इसलिए मैंने अभी कुछ देर पहले एक बात कही थी कि जितने इस लूट के लिए सरकारें दोषी हैं, प्रधानमंत्री दोषी हैं, जो लूटने वाले लोग दोषी हैं, उतने दोषी हम भी हैं। महर्षि पतंजलि की भाषा में कहें तो कृतकात अनुमोदित लोभ क्रोध मोहपूर्व का मृदुमाद्य अधिमात्रा दुख जन अनंतफला प्रतिपक्ष भानु। जितना पाप को करने वाला अपराधी है, उस पाप को सहने वाला भी उतना ही अपराधी, और जो है उसका मौन रह करके मूक दर्शक बनकर के जो बैठा हुआ वो भी तो उतना ही अपराधी। चलो कुछ लोग वतन को लूट रहे हैं, चंद लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन हम यदि मौन बन करके बैठे हुए तो हम भी तो पापी हैं, हम भी तो दोषी, हम भी तो अपराधी। हम क्या कर रहे हैं? तो प्रथम तो मैं कहूंगा 27 तारीख को अपने घरों से बाहर निकलिए और इस पाप का विरोध करने के लिए अपना धर्म निभाइए। और 23 मार्च को तो हमने एक एक गांव से 3-3, 5-5 लोगों को बुलाया, पूरा हिंदुस्तान। दिल्ली में तो एक बार आएगा 23 मार्च को, लेकिन 27 फरवरी को भी वो बहुत बड़ी जंग है और हमने पहली बार ये सार्वजनिक कार्यक्रम रखा है। यूं तो दिल्ली में पूरे देश की ओर से, और इस 27 और 23 मार्च वाले कार्यक्रम से इस आगे की इस देश की दशा और दिशा तय होगी। यूं तो हर रोज करीब 2 लाख लोगों का कार्यक्रम होता है हमारा, और उसके बाद में पूरे देश में भ्रष्ट सत्ता और भ्रष्ट व्यवस्था के बहिष्कार का कार्यक्रम होगा, जो महात्मा गांधी ने शुरू किया था। वो जागरण का अब कार्यक्रम पूरा हो चुका है, देश पूरा जागृत हो चुका है। और जिस तरह से पूरे देश में जो है हमें इस भ्रष्ट सत्ता और भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ बगावत करनी, विद्रोह करना शांतिपूर्ण तरीके से। मैंने 5 सूत्र आपको दिए कि 8 से 16 घंटा पूरी ईमानदारी से अपना काम कीजिए, सेल्फ डिसिप्लिन में रह करके, सेल्फ डिसिप्लिन में रह करके 8 से 16 घंटा पूरी सच्चाई से, ईमानदारी से, वफादारी से अपना काम कीजिए। दूसरी मैंने बात कही कि ऐसी संतानें पैदा कीजिए जो स्वस्थ हो, बलवान हो, विद्वान हो, चरित्रवान हो, गुणवान हो। ऐसी संतान जो सूरज और चांद की तरफ बड़ी आसमान में चमके, अपने कुल वंश खानदान की और देश की शोभा बढ़ाएं। गंदगी मत बढ़ाइए। और मैंने कहा बीमार होकर के, लाचार होकर के मत जिए, रोग मुक्त रहो, नशा मुक्त रहो, हिंसा से मुक्त रहो। अब ये गृहयुद्ध छोड़िए। मैंने तो नक्सलवादी माओवादियों से भी आह्वान किया कि अब अपने ही वतन के लोगों को मारने से क्या मिलेगा? अब पुलिस वालों को मारने से बात नहीं बनेगी, अब सीआरपीएफ वालों को मारने से बात नहीं बनेगी, या हमारे पुलिस वाले और सीआरपीएफ वाले नक्सलवादी माओवादियों को मारे तो उससे बात नहीं बनेगी। यदि माओवादी सचमुच अपने आप को कहते हैं, नक्सलवादी कहते हैं कि हम भ्रष्ट सत्ता और व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, तो अब वो हिंसा को छोड़ें और जो लोग इस भ्रष्ट सत्ता और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार हैं उनको हटाएं और वो बाहर निकल के आए। अब अंडरग्राउंड होकर के नहीं, मैदान में, मैदान जंग होना चाहिए, खुले मैदान में अब तो लड़ाई होनी चाहिए। तो मैं बात ही कह रहा हूं कि अब ये गृह युद्ध भी हमको मिटाना है, नक्सलवाद, माओवाद भी मिटाना है। हम इस देश में जो आज गरीब लोग जो बेबसी लाचारी की जिंदगी जी रहे हैं, मैं रोज देखता हूं अपनी आंखों से। मैंने कहा मिश्र में तो 20 रुपए तो लोग जो 50, एक आधी आबादी को 100 रुपए रोज के मिलते थे, यहां तो 84 करोड़ लोगों को, 80% आबादी को रोज 20 रुपए मिलते हैं। आखिर क्या अब कब तक ये देश लुटता रहेगा? दरअसल अब तक लोग डरते थे, अब तक लोग कांपते थे, अब तक तो लोग हिम्मत नहीं कर पाते थे कि हम कैसे खड़े हों भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ। आज हमने लोगों को कहा कि जो भी इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ जो भी खड़ा होगा उसकी सुरक्षा हम करेंगे। और हम आज तक हमारे एक भी कार्यकर्ता के ऊपर, चाहे कितनी ही ताकतवर सरकारें हो रही, चाहे कितने ताकतवर पॉलिटिशियन हो, लोगों ने मुझसे कहा बोले बाबूजी इनके पास ये बाहुबली है, ये धन बल इनके पास बहुत है, कानून का बल है, लेकिन कानून का दुरुपयोग करके, धन का दुरुपयोग करके अथवा बल का दुरुपयोग करके यदि हमारे एक भी कार्यकर्ता को, मैंने कहा, किसी ने सताया तो पूरा देश उसके लिए खड़ा होगा
और किसी की हिम्मत नहीं हुई। मैं आज वाली बात को, इसका जो है पूरा सच फिर कहूंगा, लेकिन आज भी इतना ही कह रहा हूं कि उस जो है अब उसको मुंह दिखाने के लिए जगह नहीं मिली। उस जो है वो अपमानित होकर के सब लोगों के बीच में से जिस तरह से तिरस्कृत होकर के हो गया, ये तो हमने लोगों को रोका कि कोई हाथ नहीं उठाएगा। मैंने बोला भी, उसी समय बोला, मैंने कही थी ये हाथ लोग उठाएंगे तो पता नहीं लगेगा कि एमपी साहब कहां मिट्टी में मिल गए। लेकिन हमारा मकसद ये नहीं था। ये सत्य है कि क्योंकि इस घटना मेरे साथ हुई और मेरा धर्म है, मैं साधु हूं। मैं विक्रांति भी करना चाहता हूं, इस देश की इस भ्रष्ट व्यवस्था को भी बदलना चाहता हूं, लेकिन अपने साधुता के धर्म को भी नहीं छोड़ना चाहता। हां, मैंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन जो हमको छेड़ेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। वो एक हमारे मन का संकल्प है और हमने किया है ऐसा। कहीं पर भी हमारे कार्यकर्ता पर एक पर भी किसी ने जो है अंगुली उठाने की कोशिश की और जो है हमने उस कार्यकर्ता के अपमान को नहीं सहा। लेकिन मैं अगली बात जो आपसे कहना चाहता हूं कि अब पूरे देश के लोगों को अब जागना पड़ेगा और पूरी ऊर्जा के साथ अब इस पूरी भ्रष्ट तंत्र को उखाड़ फेंकना पड़ेगा। ये कोई छोटी बात नहीं होती है। ये देश के अभी तक 400 लाख करोड़ रुपए लुट जाए और हमारी राजनीतिक पार्टियां खाली ये कहें कि हमारी गठबंधन की मजबूरी है। हम ये मजबूरियां गिना करके यो देश को लुटता हुआ और बर्बाद होता हुआ तो नहीं देख सकते। 400 लाख रुपए इतना बड़ा अमाउंट होता है, कोई सोच नहीं सकता। कुछ लोगों के मनों में आता है आखिर ये 400 लाख करोड़ रुपए गया कहां से। मैं इसके बारे में जितना शोध करता जा रहा हूं उतना ही मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मैंने पहले कहा था करीब 1 लाख लोग इलीगल माइनिंग कर रहे हैं। सबसे ज्यादा लूट हुई इलीगल माइनिंग करके, जहां नक्सलवाद माओवाद आदि है, चाहे उड़ीसा हो, चाहे झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे गोवा हो, या कुछ जो है महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा हो। कुछ कुछ एरिया इसमें बिहार का भी आता है, कुछ कुछ एरिया इसके अंदर जो है इधर पश्चिम बंगाल का भी आता है। ये 9 तो बड़ी स्टेट है, लेकिन इसके अलावा पूर्वांचल में भी अपार खनिज संपदा है। ये पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट, अरे जिस तरह से हमारी राष्ट्रीय संपदाओं की लूट हुई है, इसके तो बारे में सोचते तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक एक दिन किस तरह से मेरा वतन लूट रहा है। और बात यही नहीं है कि इतना लूट चुका है, मैं पहले उसकी बात करता हूं फिर आगे की बात कर रहा हूं। नेचुरल रिसोर्सेज, चाहे वो हमारा लोहा था, चाहे कोयला है और दूसरे हमारी बेशकीमती धातुएं, और चाहे 2G स्पेक्ट्रम है, जो है एस-बैंड स्पेक्ट्रम है। एस-बैंड स्पेक्ट्रम तो जैसे कहते हैं ना, चोरों ने चोरी तो कर ली थी, बस पकड़े गए उसी समय। और ये तो सीधा प्रधानमंत्री के कार्यालय के ये सारी चोरी हुई। जो है इसरो तो सीधा का सीधा प्रधानमंत्री कार्यालय उसको जो है रूल करता है, उसमें तो कोई मंत्रालय दूसरा सम्मिलित ही नहीं है। बात इतनी नहीं है, बात जो है 2G स्पेक्ट्रम की, या बात एस-बैंड स्पेक्ट्रम की, या बात कॉमनवेल्थ गेम की आदर्श सोसाइटी की, या कुछ जो हमारे सामने प्रकाश में आ गए जमीन घोटालों की बात नहीं है। यह तो इतनी बड़ी फरहिस्त है। अभी तो मैंने एक और बड़े काम पर लगाया हुआ है। पूरे देश में CLU के नाम पर कितनी लूट हुई, और पूरे देश में जो है सरकारों की तरफ से विधिवत ऑर्डर करके कि ये जमीन रिक्वायर की जाएंगी, और उसके बाद में उन सरकारों के ही जो भू माफिया होते हैं वो उन जमीनों को खरीदते हैं और 10 करोड़ की जमीन खरीद करके 1000 करोड़ रुपए में उसको बेचते हैं। ये तो इतना बड़ा घोटाला, मैंने अंतहीन, ये तो लूट है। बात मैंने कहा देश की भू संपदाओं की या भूमि की लूटने की नहीं है। बात जो है हमारी परिसंपत्तियों की लूटने की बात नहीं है। बात जो है वो विकास के धन की लूटने की बात नहीं है। खाली जो है रिश्वतखोरी की बात नहीं है, टैक्स की चोरी की बात नहीं है। बात यह कि अभी तक जो 400 लाख करोड़ रुपए जो लूटा है सो तो लूटा है, आगे भी तो बहुत लूटेगा यदि आज हमने हिंदुस्तान को नहीं बचाया। आज मैंने टैक्स जस्टिस नेटवर्क में चाहता हूं कि जो भी पढ़े लिखे लोग हैं वो नेट पर जाकर के देखें।
518 लाख करोड़ रुपए, माने 11.5 बिलियन डॉलर अब तक लूटा है। क्रॉस बॉर्डर ब्लैक मनी जमा किया, भ्रष्ट बेईमान चोर और गद्दार लोगों ने। पूरी दुनिया के 2 से 3% लोग हैं, इन्होंने पूरी दुनिया को नर्क बनाया हुआ है। 2 से 3% ईमानदार सच्चे लोग जिस दिन खड़े हो जाएंगे, ये लूट बंद हो जाएगी। लेकिन बस एक हिम्मत करने की जरूरत है, और वो हौसला फिर हमारा टूटना नहीं चाहिए। मैं आपसे बात ये कर रहा हूं, जो बात जरूरी बात है कि टैक्सेशन पर देखिए और उनको बताइए कि किस तरह से देश लूटा है। और ये खाली मात्र 400 लाख करोड़ रुपए की पहले की बात नहीं है। मैं तो अभी ये मेरे पास में, आज मैं इसी सब्जेक्ट को बताने जा रहा था। भोर में सुबह जो आज दुर्घटना हुई कि किस तरह से हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ी चीज जो हमारे देश के लोगों को अक्सर पता नहीं है, ये पूरे आप देख सकते हो, ये तो अभी की तुरंत की, यानी 8 फरवरी की जो है, 8 फरवरी को उन्होंने भेजा और कल ही मुझे मिला। भाई जो है कुलबीर छिकारा जी के माध्यम से जो है हमने ये पूरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो है ये पूरे के पूरे कि हमारे देश में कितना मनी इन सर्कुलेशन है, आर्थिक लूट कैसे हो रही है हिंदुस्तान की। मैं जरा एक आंकड़ों के साथ आपको बताना चाहता हूं। ये एक रिपोर्ट है, इसके अंदर देश में कितनी अभी तक मुद्रा छापी है रिजर्व बैंक ने, वो सारा का सारा इसके अंदर है। ये मैंने पहले जो है जब मंगाया था, ये भी पूरा भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, इसमें पूरा का पूरा जो है 1950-51 से लेकर के 2009-10 तक ये पूरे के पूरे आंकड़े हैं मेरे पास में। अभी तक मैं बहुत ही गंभीरता से ये बात यहां कहना चाह रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि पूरे देश के लोगों को ये बात पता लगे और पूरे देश के लोग इस बारे में सोचें। मैं ये कुल मनी इन सर्कुलेशन जो मेरे पास में डेटा है, उसके अकॉर्डिंग रिजर्व बैंक ने जो रिपोर्ट दी है, ये करीब 10 सालों में ही 17 लाख करोड़ रुपए, 17,18,826 लाख करोड़, माने ये 10 सालों का है, 2000 से लेकर के 2010 तक 11 सालों में जो छापा, 10-11 साल का तो ये पूरा है। इससे पहले का कुल मिलाकर के हमारे देश में, माने जो मनी इन सर्कुलेशन है, अर्थशास्त्र का सीधा सिद्धांत होता है, जितना मनी इन सर्कुलेशन होता है उससे हमारी अर्थव्यवस्था कम से कम जो है 50 गुना ज्यादा बड़ी होती है। इसलिए एक आदर्श अर्थव्यवस्था का नियम होता है 2 से 3% मनी इन सर्कुलेशन होना चाहिए। जो हमारे पास आंकड़े हैं, मैं इसमें एक चीज को और जोड़ना चाह रहा हूं, वो चीज जो है मैं आपको फिर कल बता पाऊंगा, क्योंकि इस समय मैं उसको काउंट नहीं कर पा रहा हूं। और जिस तरह से मेरे पास में चीजें हैं, मैं उसको एज इट इज भी मानूं तो हमारे देश में कम से कम मनी इन सर्कुलेशन 20 लाख करोड़ रुपए है। मैंने 98-99 में 1,83,000 करीब 2 लाख करोड़ रुपए
और अभी जो है करीब 7 लाख करोड़ रुपए, 17 लाख पहले से ही, 17.25 लाख करोड़, करीब 20 लाख करोड़ रुपए मनी इन सर्कुलेशन है। इसके अकॉर्डिंग भारत की अर्थव्यवस्था करीब 200 लाख करोड़ रुपए की होनी चाहिए। ये पैसा कहां है? इसलिए मैंने कहा ना, ये करेंसी रिकॉल करना ये इतना बड़ा मुद्दा है। यदि करेंसी हमने रिकॉल कर ली तो भारत की अर्थव्यवस्था ऐसी 200 लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी, माने अब से 4 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था। ये तो इतना बड़ा मुद्दा है देश के अंदर। जिस दिन ये करेंसी रिकॉल वाला काम हो गया उस दिन हिंदुस्तान के अंदर सारे काले काम बंद हो जाएंगे। माने ना वायदा का काम होगा, ना जमाखोरी का काम होगा, ना सट्टाबाजी का काम होगा, ना महंगाई बढ़ेगी, ना जो है नकली करेंसी होगी, फेक करेंसी, ना आतंकवाद बढ़ेगा और ना आर्थिक भ्रष्टाचार होगा। बड़े नोटों की जरूरत ही क्या है? और जिस तरह से ये मतलब बेहिसाब तरीके से जिस तरह से बड़े नोट छप रहे हैं और ये पिछले 10 सालों में छापे हैं, इसने तो मतलब भ्रष्टाचार की हदें सारी पार कर दी है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं अब बात को समापन की ओर आगे बढ़ाता हुआ कहना चाहूंगा कि जो पहले 2 देश लूटा और करीब 400 लाख करोड़ रुपए लूटा, ये छोटी बात नहीं है। 400 लाख करोड़ रुपए यदि हमारी अर्थव्यवस्था में आता है तो भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका की अर्थव्यवस्था से कम 5 से 10 गुना ज्यादा बड़ी होगी। माने तब हमें 50 रुपए देकर के $1 नहीं लेना पड़ेगा, या $1 के बदले 50 रुपए नहीं देने पड़ेंगे, बल्कि हम जब $1 देंगे तो $10 अमेरिका को देना पड़ेगा हमको, या हम जो है $10 का सामान $1 में खरीद सकेंगे। इतना हमारा पैसे की वैल्यू बढ़ेगी। आज हमारी क्या इज्जत है? आज हमारे देश के पैसे से पूरी दुनिया चल रही है, लेकिन आज हम कहां खड़े? भाई बहनों, अब ये अंतिम बात मैं कह रहा हूं, हमको देश को, हिंदुस्तान को बचाना है। जो पहले 400 लाख करोड़ रुपए लूटा है तो वापस लाना है। ये जिस दिन हमने वापस लिया है उस दिन तो हमारे हिंदुस्तान में ना कोई भूखा सोएगा, ना कोई अनपढ़ रहेगा, ना कोई बेरोजगार रहेगा, ना कोई किसान आत्महत्या करेगा, ना कोई, इस देश में समस्या ही नहीं रहेगी। इतना पैसा है और इतनी संपत्ति हमारे पास में जिसका कोई के बारे में कोई सोच नहीं सकता। ये तो सारा काम होना है। भाई बहनों, यदि आज हमने हिंदुस्तान को नहीं बचाया, आज हमने भारत को नहीं बचाया, अपनी मातृभूमि को नहीं बचाया, तो ये हमारा मादरी वतन, ये हमारी जन्मभूमि, हमारी मातृभूमि, ये इस कदर नरक बन जाएगी, इसके बारे में कोई सोच नहीं सकता। मैंने बहुत अध्ययन करके और अपने पूरे ग्रुप को लगा करके, पूरी टीम को लगा करके जो पता लगाया, हमारे देश के अंदर करीब अनुमानित करीब 10,000 लाख करोड़ रुपए के तो खाली नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और देश के जो 120 करोड़ लोगों के हाथ जो काम कर रहे हैं, उससे जो देश को शक्ति मिल रही है, संपत्ति मिल रही है, जो देश का उत्पादन बढ़ रहा है, वो तो अलग है पूरा का पूरा। तो भाई बहनों, आज यदि हमने हिंदुस्तान को नहीं बचाया तो आगे हिंदुस्तान और लूटेगा और इसी तरह से ये अपमानित होता रहेगा। पूरी दुनिया के सामने हम कभी भी सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ, इज्जत के साथ कभी नहीं खड़े हो सकेंगे। और यदि आज हमने हिंदुस्तान को बचा लिया तो अपना भारत ये है और जो है मैं इतनी सी बात कह करके अपनी बात को पूरी कह रहा हूं कि भाई बहनों, अब हमको सबको मिलकर के इस एक बार इस जो चारों ओर जो अंधेरा है, चारों तरफ ये जो पाप बढ़ रहा है, चारों तरफ ये जो लूट मची हुई है, चारों तरफ दरिंदे भारत माता को नोच नोच के खा रहे हैं, अब इसको मिलकर के एक बार बचाना है। एक बार हमने भारत को बचा लिया तो हमारे भारत में तो मैं कहता हूं, अरे जापान जैसे 50 देश हमारे देश में बन सकते, बसते। जापान के पास जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जितनी जमीन है, जितनी जनसंख्या है, जितना टैलेंट है, उससे तो 50 गुना हमारा भारत है। एक
भारत में 50 जापान जैसे देश हैं, एक भारत में 50 यूके जैसे देश हैं, 50 जर्मनी और फ्रांस जैसे देश हैं। और यदि बात छोटे छोटे और देशों मुल्कों की जाए, चाहे वो जो है इराक है, ईरान है, या दुबई है, या जो है हांगकांग है, सिंगापुर है, या जो है मॉरिशस जैसे देश है। मॉरिशस जैसे देश तो हमारे देश के अंदर बन सकते हैं, जो है कम से कम नहीं तो करीब 500 देश बन जाए मॉरिशस जैसे। इतना बड़ा हमारा देश है। मॉरिशस एक हमारे जिले के बराबर, तो 600 देश बन जाए, इतना हमारा पावरफुल कंट्री। लेकिन इसका नेक बना के रखा हुआ है। हमारे देश में बहुत ताकत है, हमारे जमीन में, हमारे जल में, हमारे जमीन में, जमीन के ऊपर और नीचे, हमारे नेचुरल रिसोर्सेस से लेकर के ऊपर एग्रीकल्चर तक हम कितना कुछ कर सकते हैं। हमारे जल में, हमारे जंगल में, हमारी जमीन में, हमारी जड़ी बूटियों में, हमारे देश की जवानी में जो ताकत है, उससे इस देश को हमें ताकतवर बनाना है। और मैं तो कहता हूं पूरी दुनिया एक तरफ और भारत एक तरफ, इतना ताकतवर मुल्क है, लेकिन कुछ भ्रष्ट, बेईमान, चोर और गद्दार लोगों ने इसको लूट लूट करके नरक बना दिया है। इस भारत को फिर से स्वर्ग बनाना है, इस भारत को ऋषियों का देश बनाना है, इस भारत को क्रांतिकारियों के सपनों का भारत बनाना है, और इस भारत को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित करना है। किसी भी देश की दो बड़ी ताकतें हैं, एक आर्थिक ताकत और एक उस देश के ईमानदार, देशभक्त, जागरूक नागरिकों की ताकत। और कोई भी देश ताकतवर बनता अपने देश के नागरिकों के बल पर बनता है, और वही मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं, तो उस देश में इतनी समृद्धि, इतना वैभव बढ़ता है, वो देश पूरी दुनिया की ताकत बन जाता है। तो हमें इस देश की आर्थिक लूट को बचाना है। आगे से नहीं बचाया तो देश लूट जाएगा पूरा। मैंने कई बार आपको बताया, अकेला लोहा और कोयला इस देश में 1500 लाख करोड़ रुपए का है। 276.81 बिलियन टन तो खाली कोयला और 15.15 बिलियन टन लोहा है शुद्ध। इसी की कीमत देखी जाए तो 950 लाख करोड़ रुपए का तो कोयला और करीब 550 लाख करोड़ रुपए तक का लोहा। मानी ये तो आप सोच के हैरानी में आ जाएंगे। जब मैंने भी इस सारी अर्थ व्यवस्था को समझा और किस तरह से जो है देश मेरा लुट रहा है। धर्मशास्त्र तो बहुत सरल था मेरे लिए समझना, लेकिन जब से मैंने इस अर्थशास्त्र को पढ़ा है और मैं देख रहा हूं कि मेरा देश ऐसे लुट रहा है, जो प्रतिदिन लुटा जा रहा है। अब तो एक दिन की भी देरी। मुझसे बहुत लोग कहते हैं बाबा इतनी भी क्या जल्दी, आप योग सिखाओ, लोगों का शरीर बल बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा, आत्मा बल बढ़ेगा, देश के लोग जितने जो है सजग होंगे, जागरूक होंगे, उतना देश बच जाएगा। जैसी प्रजा होती है, जैसे लोग होते हैं, वैसे ही राजनीतिक व्यवस्था देश की अपने आप चल पड़ती है। मैंने कहा हमें दोनों तरफ से बचाना है। एक तरफ देश के नागरिकों को मजबूत बनाना है और दूसरी तरफ देश की आर्थिक लूट को भी बचाना है, क्योंकि यदि हमने आज इस हिंदुस्तान को नहीं बचाया तो फिर कभी नहीं बच पाएगा, कभी नहीं खड़ा हो पाएगा। आज पूरा देश खड़ा हो चुका है और इस पूरे हिंदुस्तान को हमको उस बुलंदी तक लेकर के जाना है, उस ऊंचाई तक लेकर के जाना है जिस ऊंचाई पर पहुंच करके प्रत्येक भारतीय को गर्व होगा। अरे आज अब दूसरे मुल्कों को देखते हैं, कितनी चौड़ी सड़कें, कितने स्कूल, कितने कॉलेज, कितनी यूनिवर्सिटी, आज उनके पास कितनी आणविक ताकत, कितने उनके पास में हथियारों की ताकत। अरे हमारे पास में जिस दिन ये लूट खत्म होगी, हम अमेरिका से 10 गुना ज्यादा बम बना सकते हैं। चीन की तो मजाल कि हमारे रक्षा मंत्री जिनको होश ही नहीं है, माफ करना हमारे विदेश मंत्री जी, विदेश मंत्री तो बाहर जाकर के पढ़ते हैं, देश रक्षा मंत्री यहां भाषण देते हैं कि चीन जो है वो अपने सेनाओं का आधुनिकीकरण कर रहा है, और यदि हम वक्त से नहीं जागे और हमने अपनी सेनाओं का आधुनिकीकरण नहीं किया तो देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। देश को लूट लूट के खा रहे हैं तो खतरा तो देश को पहले हो चुका है। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की और बात क्या हो सकती है। तो अब मैंने कहा दूसरों को कोसने से बात नहीं बनेगी। जितने करप्ट लोग, भ्रष्ट, बेईमान, चोर और गद्दार लोग दोषी हैं, उतने ही हम भी दोषी होंगे यदि इस व्यवस्था को, इस भ्रष्ट तंत्र को हमने नहीं बदला। लोकतंत्र को लोगों ने लूट तंत्र, भ्रष्ट तंत्र बना दिया है षड्यंत्र करके। अब तो खड़ा होना पड़ेगा। तो मैंने कहा जितने
ये भ्रष्ट बेईमान चोर और गद्दार लोग दोषी हैं, जितनी भारत की राजनीतिक व्यवस्था दोषी है उतनी दोषी हम भी होंगे यदि हमने इस भ्रष्ट तंत्र को, भ्रष्ट व्यवस्था को उखाड़ करके नहीं फेंका। तो बस एक व्रत ले लें, एक संकल्प ले लें कि अब किसी भी कीमत पर अपने देश को और नहीं लूटने देना और नहीं बर्बाद होने देना है। यदि सब लोग मिलकर के ऐसा सोचेंगे तो देश बचेगा। मैंने तो सोच लिया है कि 2 वर्ष तक मुझे एक दिन भी आराम नहीं करना। अब 2 दिन आपको निकालने हैं देश के लिए, एक 27 फरवरी को और एक 23 मार्च को। ये 2 दिन तो आपके भीतर के आक्रोश के प्रकट करने के दिन है, और उसके बाद आपको 23 मार्च को आगे का कार्यक्रम देंगे हम। और यह देश तो इसी वर्ष बदलेगा। और ये मैंने अपने बड़ों से सुना था कि 2011 भारत में क्रांति का वक्त होगा। अब मैं उस कल की क्रांति को अपनी आंखों से देख सकता हूं, और हम सबके सपनों का भारत, वो स्वर्णिम भारत, वह स्वस्थ समृद्ध वैभवशाली भारत, जहां परम शांति हो, परम वैभव हो, आध्यात्मिक उन्नति की पराकाष्ठा और आर्थिक भौतिक उन्नति की भी पराकाष्ठा, चरम उत्कर्ष, ऐसा भारत हम सबको मिलकर के बनाना है। जो हम उनके लिए कोई शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहते, कुछ सिर्फ लोगों ने जो कुछ किया, अब उसको जो है याद करके रोने से बात नहीं बनेगी। अब मात्र पीड़ा की घूंट पीने से भी बात नहीं बनेगी। अब तो इस पीड़ा का पूरा अंत करने का वक्त आ गया है, और सबको मिलकर के बस एक ही काम करना है। हर एक गली मोहल्ला गांव में ये आत्म जागरण से राष्ट्र जागरण के केंद्र के रूप में योग की कक्षाओं को संचालित कीजिए। लोगों को योग भी कराइए, और योग कराते कराते उनको देश के बारे में बताइए। सारा देश जगेगा। ये जो तथ्य और सत्य जो मैं आपको बताता हूं, ये जन जन को बता दो। एक एक अब जो हमने अभियान शुरू किया है, जो है 120 करोड़ भारतीयों के पास हमको जाना है कि इस भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ हम आपका समर्थन मांगने आए। सब लोग उस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। पूरा देश में अभी एक जनमत तैयार हो रहा है, एक जन आंदोलन बहुत बड़े रूप में खड़ा हो चुका है। अभी हिंदुस्तान बदलेगा। बस मैं इतना ही कह करके कि मैं नहीं चाहता था कि बात देश के सामने जाए, लेकिन वो जो है सुबह मेरे ना चाहते हुए भी चली गई। लेकिन बात इतनी सी नहीं है, बात इसके पीछे बहुत गहरी है। जिस दिन ये सारा पाप सामने आएगा, उस दिन देश के लोग जो है उसको सुनने के हालात में नहीं होंगे। इतना ज्यादा पाप, अधर्म, अन्याय, शोषण हो रहा है। और जो पर्दे के पीछे बैठ करके जो लोग सरकारें चला रहे हैं, और जिस तरह से देश में परिवारवाद, जिस तरह से वंशवाद चल रहा है, और देश पूरा दिन रात लुट रहा है, चारों ओर अंधेर गर्दी है वो। और जिन जिन लोगों ने लूटा है, जिस दिन वो बेनकाब होंगे, तब लोगों को पता लगेगा जिनको हम रक्षक माने थे वो भक्षक बन गए। और जिनके हाथों में हमने देश बचाने के लिए सौंपा था, वो तो देश बेचने में लगे हुए थे। ये सारी चीजें सामने आएंगी, और अब हमको किसी भी कीमत पर इस हिंदुस्तान को बचाना है, और आगे से कोई लूट ना पाए ऐसा इंतजाम भी हमको करना है। तो ये सारी बातें जो आप रोज मुझसे सुनते ही रहते हैं, लेकिन बस आज मैं इतना ही कहूंगा। अब अफसोस करने से, पछताने से बात नहीं बनेगी। अब तो कुछ कर दिखाने की बारी है। और जब जब चाहे वो पहले एक देवी ने विरोध किया था, तब इस आंदोलन की शक्ति कई गुना बढ़ी थी। अब कोई देवता विरोध कर रहा है, लेकिन ये विरोध हर बार हमारी ताकत बना है। हमें विरोध को अपनी ताकत बनाना है, और कुछ ऐसा करके दिखाना है जिससे युगों युगों तक ये भारत हमारे इस अविक्रम को, हमारे इस पूरे अभियान को, और ये जो योग धर्म से राष्ट्र धर्म तक का, आत्मोन्नति से राष्ट्रोन्नति का यह जो पूरा आंदोलन चल रहा है, इसको याद करके गौरवान्वित महसूस करें, और आने वाली पीढ़ी हमारी सलामत हो,
हमारा देश सलामत रहे और ये भारत विश्व का फिर से सिरमौर बने, आध्यात्मिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से भारत विश्व पर राज करे।